किसकी होगी दिल्ली? बस एक रात बाकी है और उसके बाद इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। इस वक्त जो तमाम एग्जिट पोल हैं वो दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आगे है। शाजिया इल्मी भारतीय जनता पार्टी से, संजय सिंह आम आदमी पार्टी से और मीम अफजल इस वक्त हमारे साथ इस कार्यक्रम पे हैं। इनसे चर्चा होगी। एक नज़र डालते हैं कि कुल मिला के एग्जिट पोल से तस्वीर किस तरह की उभर रही है। इंडिया टुडे सिसेरो की बात करें तो ये हमारा पोल दिखा रहा है कि आम आदमी पार्टी 35 के जादुई आंकड़े से ऊपर सीटें पाएगी और बीजेपी को 19 से 27 सीटों का अनुमान है। इंडिया टुडे सी वोटर की बात करें तो इंडिया टुडे सी वोटर बीजेपी को 25 से 33 सीटों के बीच दिखा रहा है। यह भी कह रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और पार्टी को 35 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। अगर हम टुडे चाणक्य की बात करते हैं तो टुडे चाणक्य कह रहा है कि आम आदमी पार्टी को 48 सीटें आएंगी। टुडे चाणक्य ने पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त पे कहा था कि आम आदमी पार्टी की 31 सीटें आई थी। इस वक्त वो 48 सीटों का दावा ठोक रहे हैं और बीजेपी को 22 सीटें दे रहे हैं। नीलसन की अगर बात करें तो नीलसन कहता है कि 26 सीटें बीजेपी की आएंगी, 43 सीटें आम आदमी पार्टी की। यानी चारों जो अहम एग्जिट पोल हैं वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की अगली सरकार दिल्ली में बनने वाली है। संजय सिंह जी, क्या आम आदमी पार्टी, सच बताइएगा क्योंकि इस वक्त आप देश के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले चैनल पर बैठे हैं, तो दिल पे हाथ रख के बताइए, चैन से बैठे हैं या बहुत बेचैनी है? क्योंकि पिछली दफा तो सारे एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। सबने बोला था कि आम आदमी पार्टी की कम सीटें आई थी, आपकी ज्यादा आई थी। क्या आपको लगता है कि इस बार जब एग्जिट पोल कह रहे हैं कि अच्छी सीटें आएंगी, उल्टा हो गया? तो देखिए, सारे टीवी चैनल्स ने उस समय दलील दी थी कि भाई आप नई राजनीतिक पार्टी थे, हम आपके बारे में इतना अनुमान नहीं लगा पाए। जमीन पे आपकी जो सच्चाई थी, जो काम था, जो आपने मेहनत की थी, उसको हम परख नहीं पाए, जांच नहीं पाए। फिर भी जैसा आपने टुडे चाणक्य का नाम लिया, उसने हमको 31 सीट दी थी। सीएसडीएस ने करीब 22 सीटें दी थी। आप तो राजनीतिक जवाब दे रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि चैन से सो रहे की बेचैनी है, ये बताइए ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर एग्जिट पोल सारे गड़बड़ हो गए? फिर राहुल जी एकदम आराम से हैं, क्योंकि हमको दिल्ली की जनता के ऊपर यकीन है, दिल्ली की जनता पे भरोसा है। और जो 49 दिन का आम आदमी पार्टी का रिपोर्ट कार्ड है और 8 महीनों में जो पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है, अरविंद केजरीवाल की मेहनत है, सारे साथियों की मेहनत है, उसकी बदौलत दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी के पक्ष में आएगा और 50 से ज्यादा सीटें आएंगी। शाजिया, आधिकारिक तौर पर तो कम से कम बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि इन एग्जिट पोल्स पे मत जाइए। यही वो तमाम एग्जिट पोल हैं जो लोकसभा चुनाव में मोदी जी को बहुत आगे दिखा रहे थे। वो सब एग्जिट पोल एकाएक बाजारू हो गए हैं और एग्जिट पोल्स करने वाले सारे बिक गए हैं। आम आदमी पार्टी ने इन्हें खरीद लिया है। ये जो बीजेपी का विश्वास है वो कहां से आ रहा है और क्या आपको उम्मीद है कि पिछली दफा एग्जिट पोल वाले गलत थे, इस दफा भी गलत होंगे? जी देखिए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। और आपको याद है वही आम आदमी पार्टी जो हर एक मीडिया चैनल को बिकावा कहती थी, अब नहीं कह रही है। बिल्कुल खुश है क्योंकि कहीं ना कहीं उनको काफी सपोर्ट मीडिया से मिला है। लेकिन मैं एक जरूरी बात करना चाहूंगी। आपने बात की कि गरीबों में जो पेट है आम आदमी पार्टी का बड़ा है, और ये सही बात है कि हर तरह के वादे देखने को मिले हैं, चाहे बड़ी बड़ी होर्डिंग्स हो, चाहे रेडियो जिंगल हो, चाहे टीवी हो, अरविंद जी के पोस्टर्स हर जगह देखने को मिले हैं। मैं ये पूछना चाहूंगी, और ये जरूरी है, अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो बिल्कुल जरूर जीते और वादे पूरे करे, लेकिन टॉक इज चीप, जैसे एक अंग्रेजी में कहा जाता है, वादा करना बड़ा आसान है। मैं ये जानना चाहूंगी, इन्होंने बात की है 500 स्कूलों की 5 साल में। हाँ, एक एक चीज को अगर आप देखें तो क्या 100 स्कूल मुमकिन भी है बनना 1 साल में? क्या 1 हफ्ते में 2 स्कूल बन सकते हैं? फ्री वाईफाई की बात की है, लेकिन किसी को उन्होंने बताया नहीं है कि किस टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ इनकी साठगांठ है, किसके साथ प्री टॉक एग्रीमेंट हुआ है, कितने वाईफाई तो बड़े-बड़े मोदी जी ने भी किए थे लोकसभा चुनाव में, दिया जाएगा, लोगों की आस्था बनी, लोगों का विश्वास बना, इस वजह से लोगों ने वोट दिए। अब ये आपकी बात सही है, वादों को देखिए, आप इस कंट्री की इकोनॉमिक्स को देखिए, आप इस कंट्री के आत्मसम्मान नहीं, मैं आपसे देखिए, जो दिल्ली का बजट है, आप बजट के हिसाब से देखिए। अगर आप सीसीटीवी कैमरास की बात कर रहे हैं जो कि 17 लाख की बात की जा रही है, खुद अरविंद केजरीवाल के मैथमेटिक्स से 12,000 करोड़ लगेंगे, यानी कि 1/3 बजट का हिस्सा। तो आप खुद सोचिए, जो सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट में है ही नहीं, उस पर वादे करना डंके की चोट पर, और बार बार हर जगह उसके ना सिर्फ उसका जिक्र करना बल्कि ऐलान करना, ये आपकी बात सही है, इसमें दम है।
कि चांद तारे मुमकिन है? तो बड़ी आसान बात है। सपना अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के वोटरों को दिखाया, ये चांद तारे आखिरकार वो तोड़ के लाएंगे कहां से? और अगर वो इस उम्मीद में बैठे कि मोदी जी उनकी बहुत मदद करने वाले हैं, अपनी तिजोरी खोल देंगे मोदी जी कि अरविंद केजरीवाल अपने सपने पूरे कर पाए, तो ऐसा तो होने वाला है नहीं। और दिल्ली की जनता बाद में संजय सिंह से सवाल जरूर पूछेगी कि आखिरकार ये पैसा आएगा कहां से। ये सवाल मैं पूछने वाला हूं, लेकिन कुछ और आंकड़े हम दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं। अगर दिल्ली में हम तमाम जातों और समुदायों की बात करते हैं तो आखिरकार एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो क्या बताते हैं हमें, उस पर एक नजर डालते हैं। अगर हम जो ऊंची जातियां हैं उनकी बात करते हैं, ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी, ये 3 ऐसे समुदाय हैं जहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के बहुत नजदीक है। कहीं पे बीजेपी आगे है, कहीं पे आप, लेकिन दोनों के बीच का फासला बहुत कम। ब्राह्मण में 41-41, बनिया में 40% पे बीजेपी और 44 पे आम आदमी पार्टी। ये बहुत अहम है क्योंकि दिल्ली में पारंपरिक तौर पर बीजेपी को एक बनिया पार्टी के तौर पे देखा गया है। पहली दफा आम आदमी पार्टी बीजेपी से बनियाओं के बीच भी आगे निकल गई है। पंजाबियों की बात करते हैं तो यहां पर भी बीजेपी आगे है, 42% बीजेपी, 40% आम आदमी पार्टी। अदर अपर कास्ट की बात करते हैं तो वहां पर भी बीजेपी आगे है, 45% बीजेपी, 38% आम आदमी पार्टी। लेकिन जैसे ही हम ऊंची जातियों से बाहर निकलते हैं वहां पे तस्वीर बदलनी शुरू होती है। लेकिन उससे पहले अगर हम जाटों और गुजरों की बात करें तो ये एक ऐसा वर्ग है जहां पर आम आदमी पार्टी बीजेपी से काफी पीछे है। जाटों के बीच में बीजेपी की लोकप्रियता 47% है, आम आदमी पार्टी की 36%। गुजरों के बीच में बीजेपी 44% पे खड़ी है, आम आदमी पार्टी 35% पे, कांग्रेस 18 पे। अदर बैकवर्ड कास्ट की अगर बात की जाती है तो वहां पे आम आदमी पार्टी 41 पे है और बीजेपी 33 पर। लेकिन जैसे ही हम दलितों पे आते हैं यहां पर आप बहुत बड़ा फर्क पाएंगे दोनों पार्टियों के बीच में, क्योंकि दलितों में आम आदमी पार्टी को 42% लोकप्रियता प्राप्त है, जबकि बीजेपी को केवल 29%। 13% का फासला दलितों के बीच में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। मुसलमानों के बीच तो ये फासला और भी बड़ा है, क्योंकि मुसलमान दिल्ली के 54% कह रहे हैं कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, बीजेपी को केवल 16% मुसलमानों का वोट पड़ा, और कांग्रेस जिसका ये पारंपरिक वोट बैंक था अब केवल 27% वोट ही पा पाई। तो ये एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए मीम अफजल साहब कि दलितों के बीच, मुसलमानों के बीच, पिछड़े वर्ग के बीच जो कांग्रेस का वोट बैंक था वो वोट बैंक बहुत हद तक टूट गया है। और हमारा एग्जिट पोल दिखा रहा है कि कांग्रेस का पारंपरिक वोटर 70 से 80% अब आम आदमी पार्टी के पास आ गया है। यानी कि आम आदमी पार्टी को जो वोट पड़े हैं उनमें से 70 से 80% वोटर ऐसे हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में कांग्रेस को वोट दिया था। आपके वोटर तो भाग गए सर सारे। देखिए, आपने जो अपने आंकड़े दिए वो अलग अलग हैं। मैंने एवरेज आपको बताया था कि 10% से ज्यादा वोट इस बार आप पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का लिया है, कांग्रेस का नहीं लिया। हमारा 15% वोट चुनाव में आया था लोकसभा में। सर आप तकरीबन उतना ही अभी भी बाकी कर रहे हैं। आपका वोट शेयर 25.4 है, पिछले दिसंबर में आपका 25.4 है। ये आप पहली पार्टी है आपकी जो अपना वोट शेयर कम दिखाना चाह रही है। के चुनाव की बात कर रहा हूं। पार्लियामेंट के चुनाव से लोकसभा के चुनाव से असेंबली चुनाव की तुलना थोड़ी होती है जब आंकड़े देखे जाते हैं। जब आंकड़े देखे जाते हैं तो पिछला जो विधानसभा चुनाव था जिसमें आपके 25.5% वोट आए उनसे तुलना होती है, वहां से आपका 10% वोट बैंक टूट गया है। आप कमाल पार्टी हैं सर, आप तो अपने वोट को कम करके दिखा रहे हैं, बाकी पार्टियां तो बढ़ा के दिखाती है अपने वोट को। मैं आपको वही बता रहा हूं, अगर आप पिछले चुनाव यानी असेंबली चुनाव से कर रहे हैं तो मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन पिछले चुनाव में यानी लोकसभा के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी जीती है जिसके अंदर, उसका भी कुछ आकलन करना चाहिए ना सर। उसके ठीक है, लेकिन लोकसभा से लोकसभा की तुलना होती है, असेंबली से असेंबली की तुलना होती है। आपको जो सूट कर रहा है इस वक्त आप उस तरह की तुलना चाहते हैं। लेकिन मैं शाजिया इल्मी से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में भाजपा अमूमन एक ट्रेडर्स की पार्टी मानती रही। मैं इस पर कुछ कहना चाहूंगी। नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल है उसी का जवाब दीजिएगा। ट्रेडर्स की पार्टी पारंपरिक तौर पर बीजेपी दिल्ली में रही है, अब की दफा केजरीवाल ट्रेडर्स के बीच में भी आपसे आगे निकल गए, ऐसा कैसे हो गया? जी, पहले में जो आपने बात की मुसलमान वर्ग की, तो जैसे पारंपरिक तौर पर देखा जाता है जो पार्टी हरा रही है बीजेपी को उसको खुलकर मुसलमान वोट देते रहे हैं। और पिछली बार ये देखा गया था, अगर आप सारे देखे भी, चाहे वो आसिफ मोहम्मद खान हो या मतीन खान हो या शोएब इकबाल हो,
तो आप या हारून मुसलमानों को छोड़ दीजिए ना, मुसलमानों के वर्चस्व वाली सीटें केवल 6 हैं दिल्ली में, ये हराएंगे। दिल्ली में केवल 6 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुसलमान वोट तय करता है कि जीतेगा कौन। जो सवाल मैं पूछ रहा हूं आप उसका जवाब दीजिए। जी, मुझे लगता है जहां पर व्यापारी समाज हो या बनिया समाज हो, मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त समर्थन भाजपा का, वो पारंपरिक वोट बैंक भाजपा का रहा है, और मुझे लगता नहीं उसमें कि जरा सा भी किसी तरह का कुछ कम हुआ होगा वो आंकड़ा। और ये हालांकि ये जरूर रहा कि अरविंद केजरीवाल ने जाकर कहा मैं बनिया हूं, जो नेहरू प्लेस में उन्होंने कहा, शायद खुलकर वो जो उन्होंने इसकी बात की, अग्रवाल गोत्र की बात की, शायद उसका संजय सिंह आपको इसका जवाब देना होगा। ये एकाएक अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मैं जात की राजनीति नहीं करूंगा, मेरे को जात से उठ के राजनीति करनी है, लेकिन जैसे ही मौका आया कहने लगे कि मैं तो बनिया समाज से आता हूं, मैं अग्रवाल समाज से आता हूं, हमारी जात के साथ बड़ा बुरा हुआ। तो जो कास्ट कार्ड बाकी नेता खेलते हैं वही कार्ड अरविंद केजरीवाल ने खेला, तो आप में और किसी और में क्या फर्क है संजय? पहली बात तो यह कि कास्ट कार्ड वाली खेलने वाली बात पे मैं आपको जवाब दूंगा। जो बात आपने पूछा कि आप अपने मुद्दों को पूरा कैसे करेंगे, महत्वपूर्ण सवाल यह है। देखिए, दिल्ली की जनता को यह जानना जरूरी है कि हमने जो अपने घोषणा पत्र में बातें कही हैं उसके लिए हमारे पास रोड मैप क्या है, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। आपको याद होगा कि हम ये मानते हैं, पहली बात तो यह कि घोषणा पत्र आम आदमी पार्टी का या किसी भी पार्टी का वो जनता के साथ एक करार होता है, एक एग्रीमेंट होता है, एक समझौता होता है, और उस पर पार्टियों को काम करना चाहिए। हमने पिछली बार कहा था। सर, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आपको जो सवाल का जवाब देना पसंद है आप वो दे रहे हैं। नहीं, क्योंकि वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक से पहले आप मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए कि जो कास्ट कार्ड का आरोप आप बाकी नहीं सर, उस पर चर्चा कीजिए। नहीं, इस सवाल पे हम आएंगे क्योंकि आपको ये सवाल सूट नहीं कर रहा है, इसलिए आप उससे बच के निकलना चाह रहे हैं। लेकिन नहीं, तो आप उसका जवाब दीजिए। आपने बाकी नेताओं पे आरोप लगाया कि वो जातिवाद की राजनीति खेलते हैं, जब मौका आया तो केजरीवाल ने भी जातिवाद की। एकदम जातिवाद नहीं कि, अभी बताता हूं आपको। आप समझ दे रहे हैं कि आप ब्रेक पे जा रहे हैं? नहीं, मैं आपका जवाब जानना चाह रहा हूं, ऐसे थोड़ी बच के निकल जाएंगे सवाल से। मैं ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल ने कोई जाति का कार्ड नहीं खेला। एक विज्ञापन छपा था भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिसमें उनके परिवार का मजाक उड़ाया गया, उनके बच्चों का कार्टून बनाकर मजाक उड़ाया गया, अन्ना हजारे जी के चित्र पे माला पहना दिया गया। फिर एक कार्टून छापा गया जिसमें लिखा गया उपद्रवी गोत्र के हैं। आप किसी समुदाय को उपद्रवी क्यों मान लेते हैं? कभी आप लव जिहाद पे मुसलमानों को घसीट लेते हैं, कभी धर्मांतरण पे जवाब दे नहीं रहे। आप भी जानते हैं कि उनके डीएनए, उनकी फितरत की बात हो रही थी, गोत्र की बात नहीं हो रही थी। गोत्र शब्द का इस्तेमाल किया गया था, उसका जात से कोई लेना देना नहीं था। अरविंद केजरीवाल को ये सूट किया कि उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं बनिया समाज से आता हूं, मैं अग्रवाल समाज से आता हूं, इस वजह से उन्होंने वो जातिवाद का कार्ड खेला। यही काम जो बाकी नेता करते हैं वही कार्ड मौका आने पे अरविंद केजरीवाल ने भी खेला। कथनी और करनी में पहले भी फर्क रहा है, क्या अभी भी रहेगा, इस पर चर्चा होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। दिल्ली संजय सिंह, मीम अफजल और शाजिया इल्मी हमारे साथ हैं। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी के लिए अपनी तिजोरी खोल देंगे, केंद्र सरकार की खूब पैसा निकाल के देंगे? क्योंकि इतने सारे जो आपने वादे किए, अगर उन वादों को हम ऐड कर देते हैं, उनको जोड़ देते हैं, तो आपको लाखों करोड़ रुपए चाहिए होंगे उन वादों को पूरा करने के लिए। आखिरकार ये जो पैसा है ये कहां से आने वाला है? चांद से लाएंगे, तारे से लाएंगे, कहां से लाएंगे सर ये पैसा सारा? पहली बात तो ये कि जो प्रधानमंत्री जी ने देश की पार्लियामेंट के अंदर बयान दिया है कि संघीय ढांचे को मजबूत करने में उनका पूरा यकीन है। राज्य अगर मजबूत होंगे तो राज्य मजबूत होगा तो केंद्र भी मजबूत होगा। तो मुझे लगता है जो डिपार्टमेंट केंद्र के अधीन आता है, चाहे वो शहरी विकास मंत्रालय हो, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, तो वहां जो केंद्र सरकार की भूमिका है उसको वो पूरी तरह से उसका निर्वहन करेंगे, उसमें सहयोग करेंगे, ऐसी अपेक्षा रखते हैं अगर दिल्ली में सरकार बनती है तो। लेकिन जो मुद्दे हमने उठाए हैं उसके लिए पूरा एक हमारे पास आंकड़ा तय है, कितने समय में किन मुद्दों को पूरा करना है, कैसे उसके ऊपर काम करना है, चाहे वो बिजली का सवाल हो, पानी का सवाल हो, शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, वाईफाई की बात हो। आप देखिए, ओबामा जी के आने पे 15,000 सीसीटीवी कैमरे लग सकते हैं, तो पूरी दिल्ली को महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाए? पैसा आएगा कहां से? ये तो आप जवाब दे नहीं रहे। लेकिन ये बड़ी चीजें बता रहे हैं, अभी भी आप चुनाव ये बात बिल्कुल लड़ने की मुद्रा में है। कल के बाद आपको इन वादों को पूरा करने की मुद्रा में आना होगा।
आप ये कह रहे हैं कि इतने सारे सीसीटीवी कैमरे हैं, कैमरे तो आप 15,000 या 15 लाख ले लीजिए, लेकिन ये तो बताइए 15 लाख कैमरों के पैसे आएंगे कहां से? इस सवाल का जवाब आपके पास फिलहाल है नहीं। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम वापस लौटने वाले हैं और हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आप देखते रहेंगे। आज तक का ये खास कार्यक्रम किसकी होगी दिल्ली, 10 घंटे बज गए हैं, बहुत जल्द इस सवाल का जवाब हमें मिलना शुरू हो जाएगा। शाजिया इल्मी, संजय सिंह ब्रेक पर जाने से पहले कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ढांचे को, फेडरल स्ट्रक्चर को हमें मजबूत करना है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना है। क्या समर्थन की उम्मीद कर सकते हैं केजरीवाल, या प्रधानमंत्री और बीजेपी की कोशिश होगी यह दिखाना कि केजरीवाल ने वादे तो किए लेकिन वो वादे पूरे नहीं कर पाए? किसी और के बिहाफ पर वादे करना और इस वादों को लेकर भ्रमित करना और फिर कहना कि नरेंद्र मोदी जी खुद ये चाहते हैं और इसलिए वो करके देंगे, ये मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा अभी से भ्रमित करने की जो राजनीति है आम आदमी पार्टी की वो शुरू हो गई है। पिछली बार आपको याद होगा 370 करोड़ जाते जाते अरविंद केजरीवाल ने बतौर सब्सिडी निकाले, वो बजटरी एलोकेशन था SC/ST फंड का। और जो तो अगर आपके सवाल का मतलब निकाला जाए, आप ये साफ कर रही हैं कि केंद्र सरकार से मदद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से केजरीवाल को मदद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। नहीं, मदद अलग है, पर कहना जब आप वोट मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं फ्री बिजली, फ्री पानी, आप कहीं बता नहीं रहे कि पाइपलाइंस लगाने में कितना टाइम लगेगा, कितनी लागत, और अब कह रहे हैं वो तो नरेंद्र मोदी जी को करना पड़ेगा। आपको आपको कहना चाहिए था हम सब ये करेंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं और उनको ये करना चाहिए। आपको एक राइडर वहां पे देना चाहिए था, बजाय ये आप ऐलान करें और फिर कहें सारी बात जो है नतीजे आए नहीं है नरेंद्र मोदी जी पर। अभी हमें मालूम नहीं कि केजरीवाल की वाकई में सरकार बनने वाली है नहीं, लेकिन तकरार साफ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह के वायदे आम आदमी पार्टी ने किए हैं, इन्हें पूरा करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए चाहिए होंगे। ये रुपए कि मोदी जी अपनी तिजोरी से निकाल के तो देने वाले हैं नहीं, तो आखिरकार केजरीवाल ये पैसा लाएंगे कहां से? दिल्ली के लोग बहुत जल्द ये सवाल जरूर पूछने वाले हैं और इस पर हमारी नजर भी बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम को हम यहीं पे खत्म करते हैं। संजय सिंह जी, कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी। शाजिया, आपसे भी। मीम अफजल साहब, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।